अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस सेगमेंट से एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इन सीक्वेंस ऑफ लेक्चर के थ्रू मैं अजनीश कुमार गुप्ता अपने 16 साल के एक्सपीरियंस के थ्रू जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में पूछे भी जा सकते हैं, वो इस सीरीज़ में डिस्कस करूंगा, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को दूर करेगा। तो जुड़िए मुझसे और लेक्चर के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को एनहांस करिए। चल, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में जो काम की चीजें हैं जिसके ऊपर आपका फोकस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, या क्या क्या सेगमेंट है वो एक बार देखो। तो इसमें हमने मेनली आपको जो दिखाया होगा बेटा, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या दिखाया है कि सबसे पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मेनली कहते क्या हो। ठीक है। दूसरा आपने देखा है रिप्रेजेंटेशन, कि मॉलिक्यूल को ओवरऑल लिखते कैसे हैं। फिर तीसरा आपने देखा है इनके बीच में कनेक्शन, इनके बीच में क्या देखा है, कनेक्शन। तो कनेक्शन में इनडायरेक्टली खुद के कार्बन के साथ कनेक्शन देखा है, या कार्बन का दूसरे एटम के साथ कनेक्शन देखा है। ठीक है, जिसको तुम लोगों ने इनडायरेक्टली बोला हुआ है फंक्शनल ग्रुप्स। इनडायरेक्टली क्या बोला है, फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए, अटैचमेंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही ओवरऑल आपको रिएक्शन के रूप में देखना है। ठीक है। और अगर अटैचमेंट क्लियर है तो इनडायरेक्टली इनके रिएक्शन भी आगे कहीं ना कहीं क्लियर कर लेते हो। तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं वो वाले बेसिक तो इन्फॉर्मेशन आना ही चाहिए, लेकिन एडिशनली कुछ और भी हैं, जैसे इमाइड हो गए, इमीन हो गए, तो इनका भी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली आना चाहिए। फिर उसके बाद जो कनेक्शन खुद का है, तो कार्बन का खुद से कनेक्शन, कार्बन का दूसरे के साथ कनेक्शन। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाली जो बात करते हैं वो कनेक्शन प्रॉपर आना चाहिए। इस कनेक्शन के बाद तुम लोग ने देखा होगा, उसको बोलते हैं होमोलॉग। होमोलॉग ये देखा होगा, ये देखा है ना, कि फैमिली सेम होनी चाहिए और कार्बन का नंबर में डिफरेंस होना चाहिए। होमोलॉग की बात कर रहे हैं। होमोलॉग के बाद जो बात आती है, ठीक है, होमोलॉग के बाद जो बात आती है वो कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन। होमोलॉग के बाद जिसकी बात करेंगे वो कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन। सुनील सर आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक है। हाँ सर, आवाज आ रही है अच्छे से। हाँ, यहाँ पर बेसिक यही दिखा रहे थे कि ऑर्गेनिक में कुछ सेगमेंट्स हैं, और एकदम बेसिक वाले सेगमेंट्स, मतलब एक पहला सेगमेंट होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमने दिखाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है, कैसे लिखते हैं, इनके कनेक्शन एटम के कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, फिर होमोलॉग की बात करते हैं, फिर हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, और लास्ट वाला सेगमेंट आता है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। लास्ट वाला सेगमेंट जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन। ठीक है। चल सोनाली बता बेटा, ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के इतने सेगमेंट हैं, इसमें आईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू किसके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए? सर मतलब चलो सक्षम तुम बताओ। हाँ बोलो बोलो। स्टार्टिंग में पढ़ा था ना सर, सब रिएक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन वाला, वो सब पे। चलो सक्षम तुम बता बेटा, अगर इतने सेगमेंट हैं तो आईटी एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा फोकस होना चाहिए किस पार्ट पे सबसे ज्यादा होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप वाले पे। फंक्शनल ग्रुप इनडायरेक्टली वो रिएक्शन के साइट्स होते हैं जहां पे केमिकल रिएक्शन कराना होता है, और जो केमिकल रिएक्शन कराना होता है, हाँ, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ यस सर। इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आगे जाके रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट करके क्वेश्चन पूछ लेगा। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को आपस में कंबाइन करके और चैप्टर को मिक्स करके रिएक्शन का क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जाता कि बताओ कि इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये डायरेक्ट मीन का क्वेश्चन हो जाता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, लेकिन उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। असम आगे उत्कल बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन किससे आता होगा? क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन। हाँ, क्लासिफिकेशन और हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ऑर्गेनिक का ये दो सेगमेंट है जिसके ऊपर आपको फोकस थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। एक हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करना चाहिए और दूसरा क्लासिफिकेशन पे फोकस करना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन वाले सेगमेंट में मैंने अलग अलग तरीके बताए होंगे जहां जहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, एक हमने सिखाया होगा कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछा जा सकता है,
एक हो सकता है इंडिकेटेड कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछा जा सकता है, एक हो सकता है कॉमन नेम का हेल्प ले सकता है, उसके बेसिस पर हाइब्रिडेशन क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है आयोपैक नेम का हेल्प ले ले, उसके बेसिस पर हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन ले ले, ठीक है, उसके बेसिस पर हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन बना ले। मतलब इनडायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर ही तो चाहिए, किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर तक पहुंच गए तो हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन बना सकता है। तो स्ट्रक्चर तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो उन रास्तों में अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन का हेल्प भी ले सकता है, और केमिकल रिएक्शन के हेल्प से भी वो हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन बना सकता है। जैसे मैंने बताया होगा कि किसी हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद जो गैस बनी उसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन है, तो वो बताओ डी मॉलिक्यूल में कहाँ है। जैसे इसी साल 2021 के पेपर में मेडिकल में पूछ लिया कि उसमें आपसे पूछ लिया कि एसीटोन है, एसीटोन के ऊपर ग्रिग्नाट रिएजेंट का रिएक्शन कराया, उससे बना जो कंपाउंड है उसका आयोपैक नेम बताओ। तो जो आयोपैक नेम पूछ सकता है तो हाइब्रिडेशन पूछ सकता है कि एसीटोन के ऊपर तुम्हारा ग्रिग्नाट रिएजेंट का रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बना उसमें कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो कॉमन नेम भी इन्वॉल्व हो गया, साथ साथ तुम्हारा हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन भी आ गया, केमिकल रिएक्शन भी आ गया। तो बहुत सारी जगहों से हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन वो घुमा फिरा कर क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से पूछ सकता है एस कैरेक्टर कहाँ है, कितना है, पी कैरेक्टर कहाँ है, कितना है, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, ओवरलैपिंग के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, शेप के बारे में पूछ सकता है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि ये ओवरऑल कितने एटम एक लाइन में है, कितने एटम एक प्लेन में है। तो बहुत सारी जगहें होती हैं जहां से हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन अच्छा खासा क्रिएट होता है। अब जिसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जिसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो सेगमेंट तो बच्चा बड़ा मन से कर लेता है, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड निकालना, पाई बॉन्ड निकालना, ठीक है, लोन पेयर देखना, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड मालूम चल गया, लोन पेयर मालूम चल गया तो बड़े आराम से हाइब्रिडेशन निकल जाता है। लेकिन इसमें जो परेशान करने वाला सेगमेंट है, वो परेशान करने वाला सेगमेंट इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन मतलब कॉमन नेम। तो कॉमन नेम अगर आपको आता है तो हो सकता है कि कभी फ्यूचर में हाइब्रिडेशन को कॉमन नेम के साथ मिलाए तो हो सकता है आपसे दिक्कत आ जाए, इसलिए कॉमन नेम कर लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन का हेल्प लेना चाहेगा तो हो सकता है उसके क्वेश्चन आप लगा लो, कॉन्सेप्ट का हेल्प लेना चाहे उसके क्वेश्चन लगा लो, लेकिन जहां भी इंफॉर्मेशन आ गया तो हो सकता है वो परेशान कर ले। तो इसलिए जो मैंने आपको डीपीपीस बताई थी, ये दी हुई है, उस डीपीपीस में 180 कॉमन नेम है ना सोनाली? कितना है सर? डीपीपी में है। ध्रुव कितने याद हो गए? 180। हाँ ध्रुव कितने याद हो गए हैं? सर थोड़ा थोड़ा याद है। कब याद करेगा बेटा? मेन का पेपर आने का समय हो गया है, ठीक है, थोड़ा वक्त ले ले, वक्त देकर इसको याद कर ले। कॉमन नेम आता है सुनील सर, मैं भी आपको शेयर कर दूंगा वो पीडीएफ, उस पीडीएफ के थ्रू आप देख लीजिएगा, ठीक है, और डीपीपीस उसके अंदर है, क्वेश्चन भी पैरेलली लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद जब बात करते हैं, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं बेटा, उसमें यही है कि दिए हुए मॉलिक्यूल बताइए कौन एरोमेटिक है, दिए हुए मॉलिक्यूल बताइए कौन एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक का फोकस उनका बहुत कम होता है, लेकिन एरोमेटिक पे फोकस उनका थोड़ा ज्यादा होता है। तो डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं कि दिए हुए मॉलिक्यूल बताओ कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक होने के लिए 4 ही कंडीशन है जो मॉलिक्यूल को फुलफिल करना है, ठीक है। ध्रुव बताओ कौन कौन सा है? सक्षम कौन कौन सा है? सर एरोमेटिक के लिए, हाँ एरोमेटिक के लिए सर पहले तो रिंग होनी चाहिए। हाँ सबसे पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल के अंदर साइकिल मॉलिक्यूल होना चाहिए। दूसरा? हाँ यस सर। दूसरा? मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। हाँ दूसरा, मॉलिक्यूल का रिंग बनाने वाला हर एक एटम का हाइब्रिडेशन Molecule- sp2 या sp होना चाहिए। तीसरा, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर होना चाहिए। और चौथा? वही हक्कल वो 4n+2 रूल हाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो कहानी में अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन से, तो पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एरोमेटिक के लिए 4 कंडीशन अगर कोई मॉलिक्यूल फुलफिल करता है तो कंपाउंड एरोमेटिक है। सबसे पहली कंडीशन सिस्टम साइक्लिक हो, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 या sp हो, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर हो और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4n+2 को फॉलो करे। अगर ये चारों कंडीशन मॉलिक्यूल फुलफिल करता है तो कंपाउंड को एरोमेटिक बोल देना, और अगर चारों कंडीशन मॉलिक्यूल फुलफिल नहीं करता है तो एरोमेटिक नहीं है। अब इसमें 2 इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखना चाहिए, वो मैंने आपको बताया था, साइक्लोऑक्टेट्राईन, ये आपको याद रखना चाहिए। आईटी ने 2017 के एडवांस में इसको लेकर क्वेश्चन बना रखा है, तो हो सकता है फ्यूचर में भी बना ले। तो एक साइक्लोऑक्टेट्राईन और दूसरा 10 एनोलिन, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ये ओवरऑल
सारे के सारे कार्बन sp2 होने के बावजूद भी प्लानर नहीं होते हैं। ठीक है सोनाली, याद था? यस सर, बगल में नोट रखा है तो दिख गया। हाँ उत्कल, याद है? हाँ सर याद है सर, हाँ, सर, आज ही क्लास में प्रयास कर रहे थे। हाँ, एक गलती जहां होने की संभावना होती है वो इसको लेकर बच्चा गलती करता है, इसको सोच सकता है एंटी एरोमेटिक है, और इसको लेकर सोच सकता है बच्चा एरोमेटिक है, लेकिन दोनों नहीं एंटी एरोमेटिक है नहीं एरोमेटिक है, बल्कि एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक है। दूसरा जहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है वो इन्हीं के डेरिवेटिव्स होते हैं, और जो इन्हीं के डेरिवेटिव्स होते हैं तो इसका मतलब अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर जो प्रॉब्लम आ रही है नॉन प्लेनर वाली वो इन्हीं दोनों में, इनका डेरिवेटिव में नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ का पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड हटा दे, यहाँ का पाई बॉन्ड हटा दे, और इस पाई बॉन्ड को हटाकर वो कुछ इस तरह की चीजें क्रिएट कर दे, यहाँ पर इसका पाई हटा दे और यहाँ बना दे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ बना दे पॉजिटिव चार्ज। या दूसरी कंडीशन जो क्रिएट कर सकता है वो क्रिएट कर सकता है यहाँ पर वो क्रिएट कर दे नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्रिएट कर दे नेगेटिव चार्ज। तो अब जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात आ जाएगी तो ये प्लेनर ही है, बस में आगे नॉन प्लेनर केवल ये दोनों है। तो ये भी आपका प्लेनर है, ये भी आपका प्लेनर है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो 2 4 6 इसको भी एरोमेटिक ही बोलना है, और यहाँ 2 4 6 और ये 2 8 और ये 2 10, तो इसे भी एरोमेटिक ही बोलना है। तो हो सकता है जब आईटी ने 2017 में इसको लेकर क्वेश्चन बना लिया है तो हो सकता है इसी से मिलता जुलता कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन को लेते हुए क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। दूसरा, इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो यहाँ पर लगा हुआ हाइड्रोजन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक रिंग प्लेन के ऊपर चली जाती है या ओवरऑल प्लेनर नहीं रहती है। तो अगर मैं यहाँ के हाइड्रोजन को किसी एटॉमिक ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दूं तो अब वो सिस्टम ओवरऑल प्लेनर हो जाता है। मतलब अगर मैं यही ले रहा हूं, ठीक है, 10 मेंबर्ड रिंग, और 10 मेंबर्ड रिंग को लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूं, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको हटा के कार्बन क्रिएट कर दूं या कार्बन लगा दूं, इसी तरीके से यहाँ पर कहानी एग्जैक्टली वैसे ही बना लो। अब यहाँ पे तुम अगर ऑक्सीजन लगा दो, या इवन अगर मैं यहाँ पर सिस्टम ऐसे ही ले लेता हूं और इसको लेने के बाद अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दूं, चाहे सेकेंडरी अमीन चाहे टर्सरी अमीन, तो कुछ भी लगा दूं, इवन सल्फर लगा दूं, तो कहने का मतलब अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ओवरऑल अब ये सिस्टम आपका एरोमेटिक ही माना जाता है। मतलब हमें सोचना है सिस्टम साइक्लिक हो, sp2 हो, प्लेनर हो, 4n+2 हो, लेकिन सारा का सारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें पेरिफेरी का गिनना है, हमें बीच वाला नहीं गिनना है। बीच में यहाँ पर sp3 कार्बन होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इवन ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा, हो सकता है एडवांस में इनको लेकर क्वेश्चन क्रिएट कर दे। हमें पाई इलेक्ट्रॉन केवल और केवल पेरिफेरी को लेकर देखना है। हमें रिंग के अंदर वाले सिस्टम के पास चाहे sp3 हाइब्रिडेशन हो चाहे sp2 हाइब्रिडेशन हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। वैभव याद रहेगा? वैभव याद रहेगा? यस सर। हाँ सुनील सर, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था आपको पहले से? सुनील सर, ये वाला कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर था? चलो देखते हैं। चलो बताओ सक्षम, इस मॉलिक्यूल में अगर मैं चाहता हूं, यस सर। हाँ इस मॉलिक्यूल में अगर मैं चाहता हूं कि सिस्टम को एरोमेटाइजेशन की तरफ लेके चला जाए तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना बेटा, एनालाइज करो और तीनों के अंतर को समझ लो। ठीक है, किसी एक जगह डबल बॉन्ड बना लो, किसी एक जगह, जैसे यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना लिया, और अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बनाते चले जाओ, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल ऐसे बनाते चले जाओ। इसी तरह एक जगह डबल बॉन्ड बना दिया और अल्टरनेट डबल सिंगल डबल ऐसे तुमने बनाते चले गए, ये बन गए, ऐसे ये बनते चला गया, डबल सिंगल डबल ऐसे तुमने बना लिए। अब ध्यान से देखना और इंपॉर्टेंट चीजों को समझने की कोशिश करना। अगर बीच में यहाँ डबल बॉन्ड हो, बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है बीच में इसके ऊपर कुछ लगा दे, ऐसे दिखा दे, ऐसे दिखा दे, कुछ लगा दे, वैसे मिथाइल मिथाइल लगा दिया, एक प्लेन के बाहर लगा दिया, प्लेन के पीछे कर दिया, दोनों पीछे कर दिया, दोनों बाहर कर दिया, सिस बना दिया, ट्रांस बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमें सारा का सारा फोकस पेरिफेरी के इलेक्ट्रॉन को करना है, और जब पेरिफेरी के इलेक्ट्रॉन को करना है तो हमारा फोकस केवल और केवल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे होना चाहिए, अंदर वाले पे नहीं।
तो बीच में चाहे sp2 हाइब्रिडेशन डबल बॉन्ड वाला हो, चाहे बीच में आपका sp3 हाइब्रिडेशन सिंगल बॉन्ड वाला हो, चाहे बीच में sp3 हाइब्रिडेशन चाहे उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन ही क्यों न लगा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस में आगे, अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन को गिन रहे हो तो 2 4 6 8 10 12 14, यहां भी देखो तो 2 4 6 8 10 12 14, यहां भी 14। तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनना है, गलती से बीच वाला गिन लोगे तो हो सकता है 16 इलेक्ट्रॉन सोच लो, बीच वाले को देख लोगे तो sp3 हाइब्रिडेशन सोच लो, sp3 हाइब्रिडेशन सोच लो, तो इनके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता है। हक्कल रोल का ही लिमिटेशन है कि अगर पॉली रिंग्स हैं, एक से ज्यादा रिंग्स हैं, तो एक से ज्यादा रिंग्स हो तो बाहर बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को गिनना है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हमको नहीं गिनना है। उत्कल क्लियर था पहले? उत्कल क्लियर था? हाँ सर क्लियर था। हाँ चलो अब एनालाइज करो। तो एक क्वेश्चन जो यहां से क्रिएट होता है वो ये क्रिएट होता है कि इसी का पाई बॉन्ड को तोड़ दिया जाए और तोड़ने के बाद इस तरह की चीजें क्रिएट कर लिया जाए। दूसरा इससे क्रिएट होता है कि यहाँ के हाइड्रोजन को हटाकर और इसकी जगह पे कुछ लगा दिया जाए और इसको लगाकर क्वेश्चन क्रिएट कर लिया जाए। तीसरा पेरिफेरी की जब बात चलती है तो मान लो sp3 हाइब्रिडेशन वाली बात, sp3 हाइब्रिडेशन sp3 वाले हाइब्रिडेशन को अगर वो इसके अंदर लाकर दिखाना चाहे तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन को वो क्रिएट कर लेता है। फिर एरोमेटिक का जो क्वेश्चन दूसरा क्रिएट होता है वो एरोमेटिक का दूसरा क्रिएट होता है कि कभी कभी बेंजेनॉइड नॉन बेंजेनॉइड को पकड़ लेता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में ही अगर बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड में बात करें और तुमसे पूछ लिया जाए कि कौन सा कंपाउंड बेंजेनॉइड है, कौन सा कंपाउंड नॉन बेंजेनॉइड है। यूडेमी पे मेरा कोर्स है कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 10 लेक्चर्स। इसके थ्रू आप पूरी ऑर्गेनिक एट अ टाइम 10 लेक्चर में ही रिवाइज कर सकते हैं। सीक्वेंस में अगर आप देखना चाहें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आयोपैक नोमेनक्लेचर, फिर आइसोमरिज्म, फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उसके एप्लीकेशंस, फिर केमिकल रिएक्शन अल्काइंस, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अल्कीन, ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक की कैटेगरी में अगेन जो आया वो पहला कौन सा आया? बेंजेनॉइड। और दूसरा जो आया वो कौन सा आया? नॉन बेंजेनॉइड। नॉन बेंजेनॉइड। चलो वैभव, बेंजेनॉइड कौन सा होंगे? तो जिनमें बेंजीन रिंग हो। हाँ, जिसमें बेंजीन रिंग हो। जैसे बेंजीन खुद ही हो गया, ठीक है, टोल्यूइन हो गया, फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, जाइलीन हो गया, ठीक है, एंथ्रासीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया। तो जिसमें भी बेंजीन है वो सारे के सारे बेंजेनॉइड। हो सकता है वो न्यूट्रल भी हो जाए, हो सकता है चार्ज भी हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें वो क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि हो सकता है स्ट्रक्चर लिख के ना दे और हो सकता है नाम लिख के दे दे, तो अगेन कॉमन नेम, इसका क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। और जब बेंजेनॉइड की बात कर लिया तो हो सकता है यही दे दे कि एंथ्रासीन बताओ, ठीक है, जाइलीन बताओ, मिसेटिलीन बताओ, ठीक है, मिसेटिल ऑक्साइड बताओ, तो कौन सा है जो आपका बेंजेनॉइड है। दूसरा इसी तरह से नॉन बेंजेनॉइड जिसमें बेंजीन नहीं है। तो नॉन बेंजेनॉइड जिसमें बेंजीन नहीं है तो आपसे हो सकता है पूछ ले ट्रोपोलोन बताओ, ट्रोपोन बताओ, ये प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं ट्रोपोन को, तो ट्रोपोन जो होगा वो कौन सा कंपाउंड हो गया? ये कंपाउंड हो गया। ट्रोपोलोन की बात करें तो ट्रोपोलोन की बात करें तो इसी पर्टिकुलर में वो यहाँ पे लगा देगा OH और ये बन गया आपका ट्रोपोलोन। तो हो सकता है क्वेश्चन में ट्रोपोन ले ले, हो सकता है क्वेश्चन में ट्रोपोलोन ले ले, ठीक है, इसको लेकर भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। हो सकता है इस पर्टिकुलर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ले ले, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ले ले, बना बनाया दे दे, हो सकता है तोड़कर कार्बोकेटायन बना के पूछ ले। तो दोनों रूप में आपको तैयार रहना चाहिए कि कार्बोकेटायन बना के दे दे तो हो सकता है क्वेश्चन को ट्रोपाइलियम आयन के रूप में पूछ ले, ऐसे पूछ ले, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन। तो ट्रोपाइलियम आयन नॉन बेंजेनॉइड है, ट्रोपोन नॉन बेंजेनॉइड है, ट्रोपोलोन नॉन बेंजेनॉइड है। लेकिन जब हम बात करते हैं टोल्यूइन, जाइलीन, मिसेटिलीन, ठीक है, इन पर्टिकुलर की बात करेंगे तो कौन से हो गया? बेंजेनॉइड। तो अगेन इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन नेम का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। और जब कॉमन नेम का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है बेटा तो यहाँ पे तैयार रहिएगा कि कॉमन नेम को लेते हुए इससे भी क्वेश्चन बना सकता है। दूसरा एग्जिस्टेंस को लेकर क्वेश्चन बना सकता है। एग्जिस्टेंस को लेकर क्वेश्चन बना सकता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये दोनों रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपको याद रखना चाहिए कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर।
रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हो सकता है इस इंफॉर्मेशन को लेकर फ्यूचर में क्वेश्चन बना ले। पास्ट में तो बनाया है, ठीक है, 2000 शायद आपका 12 का क्वेश्चन था जिसमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में इसको लेकर क्वेश्चन बना लिया था कि कौन रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में अच्छा क्वेश्चन बना सकता है एंटी एरोमेटिक को लेते हुए, और एंटी एरोमेटिक को लेते हुए क्वेश्चन क्रिएट करके चीजों को ला सकता है। फिर दूसरा, एक एरोमेटिक और एलिफेटिक जो रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं और एंटी एरोमेटिक रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन का हेल्प ले ले, हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन का हेल्प ले ले, और केमिकल रिएक्शन के हेल्प से जहां जहां एरोमेटिक बन रहा हो उस एरोमेटिक को बनाने के बारे में सोचे, और जहां जहां एंटी एरोमेटिक बन रहा हो उसको बनाने से रोकने की कोशिश करे, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करे। तो रिएक्शन में कौन कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन का हेल्प ले ले, हो सकता है ऑर्गेनिक रिएक्शन का हेल्प ले ले, ऑर्गेनिक रिएक्शन का हेल्प ले ले, मतलब कोई भी रिएक्शन जिससे एरोमेटिक कंपाउंड क्रिएट होते हो उनका हेल्प लेकर पूछ सकता है कि बताओ कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो एसिड बेस रिएक्शन में कौन सा ले सकता है? एसिड बेस रिएक्शन की अगर बात करें और उसके रिएक्शन की बात करें तो कुछ ऐसे बना ले कि ये 5 मेंबर रिंग ऐसे कर दे, और एक मान लो 3 मेंबर रिंग ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, और कह दे कि इसके ऊपर सोडियम मेटल का रिएक्शन है, कह दे इसके ऊपर सोडियम मेटल का रिएक्शन है। तो सोडियम मेटल चूंकि एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट होते हैं, तो सोचो अगर मैं यहां से प्रोटॉन को खींच लूं और प्रोटॉन को खींचकर अगर मैं नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करूं तो नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से हाइड्रोजन को खींचता हूं और यहां से हाइड्रोजन को खींचकर अगर मैं नेगेटिव चार्ज बनाता हूं तो नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसा बन जाएगा। अब सोच के बताओ, ठीक है उत्कल, ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है? एरोमेटिक। एरोमेटिक है, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बारे में सोचो कि ये रिएक्शन से कंपाउंड बना एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि इसके ऊपर सोडियम मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और किसके कारण हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो हो सकता है कि एसिड बेस रिएक्शन का हेल्प लेकर क्वेश्चन क्रिएट कर दे, हो सकता है ऑर्गेनिक रिएक्शन का हेल्प लेकर क्वेश्चन क्रिएट कर दे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन का हेल्प कैसे ले लेगा? ऑर्गेनिक रिएक्शन का मान लो ऐसे हेल्प ले लिया, ऐसे हेल्प ले लिया, ठीक है। अभी 10 मिनट में अगर बाई चांस ये जूम का मीटिंग कट जाएगा तो थोड़ी देर बाद में दूसरा मीटिंग कोड भेजूंगा, उसके थ्रू जुड़ जाना आप लोग, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं। तो इसमें भी ये कह रहा था बेटा कि हो सकता है कि सोडियम मेटल की कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बेस का हेल्प लेकर और कार्बेनाइन बनवा ले, और कार्बेनाइन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर एरोमेटिक बन रहा हो तो एरोमेटिक सोच लेना, लेकिन एंटी एरोमेटिक बन रहा हो तो उसको मत सोचना। हो सकता है ऑर्गेनिक रिएक्शन का हेल्प ले ले, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी हो सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेकर और एसिड बेस वाली ही बात कर ले। वो कैसे कर ले? ऐसे कर ले, जैसे मान लो एक 5 मेंबर रिंग और यहां उसने मान लो कीटोन बना लिया, और एक उसने मान लो 7 मेंबर रिंग ले लिया और 7 मेंबर रिंग लेकर यहां मान लो उसने कीटोन बना लिया और कह दिया कि इसके ऊपर प्रोटोनेशन कराना है और इसके ऊपर प्रोटोनेशन कराना है, किसके साथ प्रोटोनेशन का रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले, और जो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि किसका रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, तो सोचो अगर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाता है और इस ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाता है और इस बॉन्ड को तोड़ता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है, तो सोचो इसके कारण जो कंपाउंड बना, इसके कारण जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड कुछ ऐसा बनाने वाले हो, कुछ ऐसे बनाने वाले हो, और इसके कारण जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा बनाने वाले हो, ऐसा बनाने वाले हो। तो सोचो इस वाले केस में जो कंपाउंड बना क्या वो एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, तो इसको अवॉइड करना है। लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बना एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है? एरोमेटिक, तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन सा रिएक्शन में प्रोटोनेशन ज्यादा आसानी से होगा, तो कहना है कि ये आसानी से नहीं होगा लेकिन ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनना नहीं चाहेगा लेकिन एरोमेटिक बनना चाहेगा। हो सकता है क्वेश्चन यही से पूछ ले कि कौन ऐसे हैं जिसमें पोलैरिटी ज्यादा है, बस में आगे, तो कौन ऐसे है जिसमें पोलैरिटी ज्यादा है, रिएक्शन में ना ले, रिएक्शन में ना ले, और इसी को दे दे और इसी को दे दे और आपसे क्वेश्चन का क्रिएशन कर दे। और क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, और इसमें लेके पूछ ले कि क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। तो सिस्टम में चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया तो पोल तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें पोल उतना ज्यादा नहीं होगा जितना ज्यादा इसमें होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस बॉन्ड को तोड़ता है, तोड़ने को नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है तो पूरा सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है, और जब पूरा सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है तो इस बॉन्ड को ये बड़े आराम से तोड़ना चाहेगा।
लेकिन इसको देखें तो इसको तोड़ने से एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर क्रिएट हो रहा है, तो हो सकता है कि उतनी आसानी से तोड़ना नहीं चाहेगा, मतलब इनडायरेक्टली इसमें पोल कम दिखेंगे और इसमें पोल ज्यादा दिखेगा। हो सकता है थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहे तो इसी को कह दे कि x है, इसको कह दे कि y है, और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि x और y में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। हो सकता है इसको लेकर क्वेश्चन पूछ ले कि x और y में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इनडायरेक्टली इसको तोड़ने के बाद जब तुम सिंगल बॉन्ड बना रहे हो और एरोमेटिक कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हो, मतलब इसके अंदर मतलब ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और इसमें ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और जो ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो हो सकता है क्वेश्चन में डबल बॉन्ड तोड़कर और पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते हुए, सिंगल बॉन्ड दिखाते हुए एरोमेटिक कैरेक्टर लाने की वजह से पोलैरिटी के बारे में भी जिक्र कर ले, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी जिक्र कर ले, तो इनसे भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। वो चार्जर निकालो, वहाँ छोटा छोटा रहेगा सक्षम। सर एक भाई क्वेश्चन माइक पूछता बंद हूँ। कर। यस सर। हाँ, तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लेना, हो सकता है बना ले। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन भी ना दे, और ऑक्सीजन भी ना दे, कार्बन कार्बन दे दे कि जिससे कि तुमको पोल उतनी आसानी से दिखाई ना दे, और एक्सोसाइक्लिक रिंग का हेल्प ले ले कि दो रिंग आपस में कनेक्टेड हो और बीच में डबल बॉन्ड बनाओ। तो दो रिंग जब आपस में कनेक्टेड हो, बीच में डबल बॉन्ड बनाओ, तो इसका हेल्प लेकर वो क्वेश्चन बना सकता है कि किसमें पोल ज्यादा है, किसमें पोल कम है। तो दोनों रिंग में अगर एरोमेटिक कैरेक्टर हो रहा है, दोनों रिंग्स में अगर एरोमेटिक कैरेक्टर हो रहा है, तो बॉन्ड बड़े आराम से टूट जाता है। तो इसका मतलब हेल्प किसका ले सकता है, एक 5 मेंबर रिंग का हेल्प ले सकता है, और एक 3 मेंबर, एक 7 मेंबर रिंग का हेल्प ले सकता है। जैसे मान लो हम 3 मेंबर रिंग का हेल्प ले लें और ये वाला क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करें, बस में आगे, और दोनों को दोनों हो सकता है 5 मेंबर रिंग ले ले और 5 मेंबर रिंग लेकर क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करें। मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर आपने बना लिया। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, और इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं और यहाँ नेगेटिव बना दूं तो ये भी एरोमेटिक है, और यहाँ पॉजिटिव बना दूं तो ये भी एरोमेटिक है। मतलब ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल होगा जिस रूप में एग्जिस्ट करेगा, ओवरऑल ये मॉलिक्यूल जो होगा और जिस रूप में एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्टेंस कुछ ऐसी होगी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव। मतलब ओवरऑल ये वाला सिस्टम भी एरोमेटिक है और ओवरऑल ये वाला सिस्टम भी एरोमेटिक है। लेकिन यही काम अगर मैं इसमें करता हूं और इधर तोड़ता हूं तो ये तो एरोमेटिक बन जाएगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, इसलिए टूटना नहीं चाहेगा। इवन अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं और यहाँ नेगेटिव बनाऊं तो ये तो एरोमेटिक बन जाएगा, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए भी टूटना नहीं चाहेगा। तो मॉलिक्यूल जिस रूप में रहना चाहेगा वो आपका ऐसा ही होगा, डबल बॉन्ड ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो हो सकता है इसमें क्वेश्चन क्रिएट कर दे कि ये हो सकता है ए है, ये हो सकता है बी है, और आप बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, कौन ज्यादा पोलर है, कौन आपका पोलर कम है। इससे क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं बना सकता है। तो कहने का मतलब ये बेटा कि एरोमेटिक वाले क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हो सकता है कभी एसिड बेस का हेल्प ले ले, हो सकता है कभी चैप्टर में जाके क्वेश्चन क्रिएट कर दे। आईटी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर बच्चा आसान समझता है और अपना सारा टाइम मैथ्स और फिजिक्स को देता है। क्या ये सच है? और हाँ, तो इसमें नंबर क्यों नहीं आते? ये केवल उनके लिए आसान है जिन्हें मालूम है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, ऑर्गेनिक में कितने रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, तो आप सोचने लगोगे और कहोगे बहुत सारा है, पर ऐसा नहीं है। कुछ ही रिएक्शन है जो बार बार आते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या याद करना है और कैसे करना है, फिजिकल में क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ कैलकुलेशन है और किस कैलकुलेशन पे ज़्यादा वक्त देना है, कहाँ कम वक्त देना है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो केमिस्ट्री आपके लिए आसान है, और नहीं मालूम तो जुड़िए हमसे केमिस्ट्री क्लासेस में असनीस एंड भारती मैम से, 340 राजीव गांधी नगर, कोटा में। मोबाइल नंबर 9122057123 पर, और फील करें केमिस्ट्री कैसे आसान बनाई जाती है। फाउंडेशन बैच